Good evening, Namaskar. On behalf of Dr. Uday Shah and the entire SKM team, मैं आपका आज के सत्र में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी इन मैरिज। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए अगर मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं है, एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू संदीप जी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। सब लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुके होंगे मैरिज को, और उसके सारे साइड इफेक्ट्स को। तो स्पिरिचुअलिटी इन मैरिज क्या है, मतलब मैरिज में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, क्या महत्व है। प्लीज शेयर योर थॉट्स चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख करके इस अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए। बिकॉज आपके थॉट्स जब आप शेयर करते हैं तो स्पीकर को भी पता लगता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पीकर आपके व्यूज को जान पाता है, तो सेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इंटरैक्टिव होता है। सो जो सर ने गाइडेंस दी है उसके हिसाब से मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ आज का टॉपिक। तो ओके, संध्या जी कह रहे हैं टू सोल्स यूनियन, वेरी नाइस। संध्या आंटी का बड़ा फिलोसफिकल व्यू है मैरिज को लेकर के। आई थिंक काफी सारे पार्टिसिपेंट्स का थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल व्यू होगा, जिन्हें झटके वटके लगे होंगे शादी में। तो ओके, दीपा जी सिंह फिलोसफी ऑफ लाइफ इज लर्नड इन मैरिज, वेरी नाइस। तो दीपा जी ने काफी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये लिख के बताया कि लाइफ की फिलोसफी हम मैरिज से सीखते हैं, वेरी नाइस। सो वेरी डीप मैसेज आई थिंक फ्रॉम दीपा जी। अगर और भी आप में से कोई अपना व्यू शेयर करना चाहता है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर व्यूज। इन द मीन टाइम हम डाइव इन करेंगे टॉपिक में। तो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी इन मैरिज, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शादी के बाद क्या होता है। तो शादी के बाद नॉर्मली हिंदुस्तान में, हमारे कल्चर में लड़की जो है वो हस्बैंड के घर में या अपने मेल पार्टनर के घर में आती है, और दोनों अलग अलग कस्टम्स ट्रेडिशंस को बिलोंग करते हैं ना। हमारे यहाँ अगर अरेंज मैरिज होती है तो यूजुअली लोग अपने ही कास्ट के, अपने ही रिलीजन के लोगों में शादी करते हैं, जिससे कि उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस जहां तक हो सेम हो पाए। लेकिन उसके बाद भी जब लड़की शादी होकर के आती है, और आप सबने कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस किया होगा कि सेम रिलीजन को, शायद सेम कास्ट को, शायद सेम सब कास्ट को बिलोंग करने के बाद भी आपके घर से जब आप अपने ससुराल में आए तो आपको एक मेजर शिफ्ट महसूस हुआ, एक मेजर चेंज महसूस हुआ। बहुत सारे लोगों को कुछ टाइम तक अजीब भी लगता है, एडजस्ट करने में टाइम भी लगता है। तो दो तरीके से हम मैरिज को अप्रोच कर सकते हैं। जब हम ट्रेडिशनली मैरिज को अप्रोच करते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि रिलीजियस वे में, रिलीजियस का मतलब रिलीजन से नहीं है, ऑर्थोडॉक्सिकल वे में जब हम इसको अप्रोच करते हैं, तब क्या होता है। तो तब हमारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, हमारे अलग अलग रिलीजन्स भी हो सकते हैं अगर हमने इंटर रिलीजियस मैरिज की है। मोस्टली अलग अलग कास्ट भी हो सकती हैं, या फिर सेम कास्ट में रहते हुए भी अलग अलग कस्टम्स हो सकते हैं, या हमारी परवरिश थोड़ी अलग तरीके से हुई होती है, हमारे घर का माहौल थोड़ा अलग होता है और हमारे पार्टनर के घर का माहौल अलग होता है, या कुछ ट्रेडिशंस वहाँ पे ज़्यादा सिंसियरली, ज़्यादा स्ट्रिक्टली मन फॉलो किए जाते हैं, शायद हमारे घर में उतने स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किए जाते हों। तो हमको सडनली एक शिफ्ट महसूस होता है, और दोनों के अलग अलग विचारधारा होने की वजह से, अलग अलग रिलीजियस व्यूज होने की वजह से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है।
अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे अलग अलग कस्टम, अलग अलग कल्चर या अलग अलग हैबिट्स होते हैं और हम एक दूसरे पे उन्हें फोर्स करने की कोशिश करते हैं। सो नॉर्मल सेंस में सारी फीमेल्स इस पे रिलेट कर पाएंगी कि जब आपकी शादी हुई और आप अपने ससुराल में आए, अपने हस्बैंड के घर में आए, तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया गया कि आप अपने जो आपका मटर्नल होम है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ, वो सारे ट्रेडिशंस छोड़कर अब आप अपने हस्बैंड की ट्रेडिशंस, उसकी फैमिली के ट्रेडिशंस, उसके फैमिली के कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट करें। तो जैसे मैंने कहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब ये फोर्सफुल हो जाता है, यानी कि जब आप पे दबाव डाला जाता है कि आपको अब अपने हस्बैंड के, अपने इन लॉज के कल्चर को ही फॉलो करना होगा। आप अब पुराना कल्चर फॉलो नहीं कर सकते, पुराना सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, अपने पुराने रिवाज या अपनी पुरानी हैबिट्स फॉलो नहीं कर सकते। तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब फोर्स किया जाता है एक दूसरे के ऊपर ये सिस्टम। अब ऐसा सिर्फ आमतौर पे कॉमन है कि फीमेल्स मेल्स के यहाँ जाती हैं तो उनके ऊपर फोर्स किया जाता है, लेकिन मेल्स के ऊपर भी बहुत सारे रीति रिवाज फोर्स किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब आदमियों का पक्ष मुझे लेना जरूरी है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो फीमेल या वाइफ के भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है कि हस्बैंड उन सबको पूरा करे। तो दोनों तरफ से फोर्स होता है, हस्बैंड की तरफ से वाइफ के ऊपर और वाइफ की तरफ से हस्बैंड के ऊपर। लेकिन हमारे नॉर्मल सेटअप में ये बात मैं एग्री करूंगा कि ज्यादा फोर्स फीमेल्स के ऊपर ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब हमारे ऊपर बिलीफ सिस्टम इम्पोज किए जाते हैं, जब हमारे पर दबाव बना करके रीति रिवाजों को फॉलो करने की कोशिश किया जाता है, तो हम उन्हें फॉलो तो करते हैं पर मन से नहीं करते, दिल से नहीं करते। और जब हम दिल से नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक रिजेंटमेंट, हमारे अंदर एक दुख, हमारे अंदर एक पीड़ा धीरे 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 करके बढ़ने लगती है। और बढ़ते 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 वो एग्रीवेट होने लगती है। फिर हमें अपनी सास के प्रति, ससुर के प्रति, हस्बैंड के प्रति, ननद के प्रति, सबके प्रति कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग जनरेट होने लगती है, और वो धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती है। और जब वो बड़ी होती जाती है तो किसी बात पे, छोटी सी बात पे, जो कि उस अनरिलेटेड सी बात पे हम फट पड़ते हैं, और फिर वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारा मदर इन लॉ से, हमारा फादर इन लॉ से, अपने हस्बैंड से झगड़ा शुरू हो जाता है, और फिर अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमें करना क्या है? हमें स्पिरिचुअल मेथड्स को यूज करना है मैरिज में। तो इस पॉइंट को सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैं इसको अभी आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले स्लाइड्स में, कि हमको फ्रीडम देना है, हमको स्पेस देना है, हमको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है। तो फ्रीडम का मतलब यह है कि हमें अपने पार्टनर को स्पेस देना है। जो हमारा पार्टनर हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसे स्पेस देना है कि वो अपने पेस पे अगर चाहे तो हमारे हमारे कस्टम्स को अडॉप्ट करे, और नहीं चाहे तो अपने पुराने कस्टम्स को कंटिन्यू करता रहे या करती रहे। उसे स्पेस मिले, यानी कि उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में हमारा इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। स्पेशली इन लॉज का इंटरफेरेंस अपनी बहू की लाइफ में इतना नहीं होना चाहिए कि वो क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कब सो रही है, कब उठ रही है। उसको थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा स्पेस हमको देना जरूरी है, जिससे कि वो हमारी नई फैमिली में एडजस्ट हो पाए। कोई फिक्स मॉड्यूल नहीं रखना है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी हमको रखनी है। यानी कि हमें उसको नहीं बताना, अपनी नई वाइफ को, नई दुल्हन को जो हमारे घर में आई है, कि आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। ये फ्रीडम आपको उनको देना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन नहीं करने से मतलब है कि अ, ये नहीं कंपेयर करना है कि हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, और ये तो तुम्हारे घर में हुआ होता होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल इस तरह की बात बड़ी कॉमनली हम बोल देते हैं।
बिना उसके कॉन्सिक्वेंस को रियलाइज किए हुए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको कंपेयर करने से अवॉइड करना है। हमको पुराने घर नए घर के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है। और इवन वाइफ को भी अपने नए घर को पूरी तरह से अडॉप्ट करना है। उसे भी ये कंपेयर नहीं करना है कि मैं अपने पुराने घर में तो बहुत अच्छे से रहती थी, यहाँ तो मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, या पुराने घर में तो मैं प्रिंसेस की तरह थी और ये लोग मुझे नौकरानी बनाना चाह रहे हैं। इस तरह के थॉट्स भी अगर हम एंटरटेन करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर के नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो कि बाद में किसी ना किसी फॉर्म में हमारे रिलेशनशिप को डैमेज करती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पेरेंट्स का, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो या लड़के के पेरेंट्स हो। तो लड़के के पेरेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, ज़्यादा कंपैशनेट होना चाहिए, ज़्यादा एक्सेप्टिंग होना चाहिए। और लड़की के पेरेंट्स को ज़्यादा इनकरेजिंग होना चाहिए, अपनी डॉटर को इनकरेज करना चाहिए कि वो भी अपने हस्बैंड में की फैमिली को दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उनके कस्टम्स को बिना किसी प्रेशर के, और अपनी बात उनसे कह पाए। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने हमें बताई है, जो कि हमारे यहाँ अभी तक नहीं होती है हमारे इंडियन सिस्टम में, और वो है प्रपोजल का। तो प्रपोजल का क्या मतलब है कि मैं अपनी बात आप पे इम्पोज करने के बजाय, आप पे थोपने के बजाय, आप पे जबरदस्ती करने के बजाय मैं आपको एक प्रपोजल देता हूँ, एक ऑप्शन देता हूँ, एक चयन करने का, चूज करने का। तो यानी कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो, तो मुझे ये नहीं कहना है कि मुझे जाना है इस फंक्शन में और तुम्हें चार साथ चलना ही होगा, इतने बजे तैयार रहना। ये चीज गलत है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मुझे 7 बजे जाना है, अगर आप भी चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो यानी कि हम प्रपोज कर रहे हैं, ना कि थोप रहे हैं। हम एक ऑप्शन दे रहे हैं अपने पार्टनर को कि अगर वो चाहे तो वो उससे यस भी कर सकता है और नो भी कर सकता है। अब यहाँ पे ये चीज समझनी है कि हमें इतना कॉन्शियसनेस हमारी इवॉल्व होनी चाहिए, हमारी जागरूकता बढ़ी रहनी चाहिए कि हम उसकी ना को भी स्वीकार कर सके। ऐसा ना हो कि हमने प्रपोजल तो दिया पर अगर दूसरे ने ना कर दी तो फिर हमने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। दैट इज रॉन्ग। यानी कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी हाँ को भी और उसकी ना को भी। पहले ही जब हम प्रपोजल देते हैं तो हमें इसे स्वीकार करके चलना है कि इसका आंसर 50% यस हो सकता है, 50% नो हो सकता है। और उस केस में हमें दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। और अक्सर दोनों तरफ से ही ऐसा होता है कि कभी कभी वाइफ फोर्स करती है कि नहीं, मेरे मदर के यहाँ फंक्शन है तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें अपना ऑफिस मिस भी करना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े। तो इसी तरह से हस्बैंड की फैमिली और हस्बैंड की तरफ से होता है कि नहीं, फलाने के यहाँ शादी है, रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा और तुम्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने पड़ेंगे और कस्टम्स और इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से ही जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो जो हमारा लव है, जो हमारा अफेक्शन है, जो कि क्रिएट होना शुरू हुआ ही होता है, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होने लगता है और नेगेटिविटी और हेट्रेड बढ़ने लगती है। इसलिए हमें एक्सेप्ट करना है दूसरे को, उसके प्रपोजल को और उसके आंसर को भी। तो यस और नो दोनों के लिए हमें तैयार रहना है और दोनों को हमें स्वीकार करना है। तो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ अगर फीमेल की तरफ से ना होगी तो उसको मेल्स अक्सर ईगो पे ले लेते हैं अपने, कि मेरी बीवी ने मुझे मना कैसे कर दिया। तो हमको अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है, अपने अंदर ये चेंज लाना है कि हम आज इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपनी ईगो के बियॉन्ड जा पाएंगे। और इसी तरह से फीमेल्स को भी एक्सेप्ट करना है कि अपने हस्बैंड की ओपिनियंस को या उसके इन लॉज की ओपिनियंस को भी उसने एक्सेप्ट करके चलना है। एक चीज जिसको हमें समझने की जरूरत है कि जब हम एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं, जब हम रूढ़िवादी होते हैं, जब हम ऑर्थोडॉक्स होते हैं, या जब हम अपने पार्टनर की या उसकी ओपिनियंस पे अपनी ओपिनियंस थोपते हैं, अपने कस्टम्स थोपते हैं, तो उसका रिजल्ट केवल हमारे पार्टनर के साथ हमारी रिलेशनशिप पर ही नहीं होता, बल्कि हमारे बच्चों पर भी होता है। और बच्चों के ऊपर
जो हमारा इसका रिजल्ट है वो एक्सट्रीम लेवल तक हो जाता है। और एक्सट्रीम लेवल इसलिए कि जैसे जब वो मेरे कस्टम्स और आपके कस्टम्स के बीच में कंफ्यूज्ड है, तो बच्चे का डीएनए दोनों कल्चरों के बीच में कंफ्यूज होने की वजह से डीएनए भी गड़बड़ा जाता है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाइब्रिड इश्यूज हो जाते हैं। जिस तरह से सर ने बहुत अमेजिंग एग्जांपल दिया कि एंड्रॉयड फोन से आप आईओएस में अगर कोई ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो ट्रांसफर नहीं हो पाता, और एंड्रॉयड और ओएस की कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती। तो इसी तरह से जब फादर और मदर एक एंड्रॉयड और एक आईओएस होता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है, उनके कंडक्ट में रिफ्लेक्ट करता है, उनके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट करता है। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके मार्क्स में रिफ्लेक्ट करता है, और इवन उनके डीएनए तक ये अफेक्ट करता है। तो हमें ये चीज समझनी है कि छोटी छोटी चीजें जैसे कि अपने कस्टम्स थोपना या अपने व्यू पॉइंट्स तो अपने पार्टनर पे थोपना सिर्फ इतनी छोटी चीज नहीं है, उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत लंबा है और बहुत सीवियर है, और आपकी अपनी ही जनरेशन को हार्म कर सकता है। तो आई एम श्योर अगर हम इस चीज का इतना डीप रूटेड कॉन्सिक्वेंस है इसको समझ पाएंगे, तो शायद हम और एक्सेप्टिंग हो और लिबरल हो अपने पार्टनर की तरफ। ओके, तो इस स्लाइड पे जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, और समझने की चीज है कि अलग अलग 5 एलिमेंट्स हमारे मैरिज में कैसे इफेक्ट करते हैं। सो जब हम पार्टनर्स, और आप में से जिन लोगों ने रिट्रीट्स अटेंड किए वो सब जानते हैं कि हर किसी का एक एलिमेंट डोमिनेंट होता है, और ये डोमिनेंट एलिमेंट मोस्टली जीवन भर एक ही रहता है, बट लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में या अलग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई अलग एलिमेंट भी डोमिनेंट रह सकता है। यानी जिसको गुस्सा आया हुआ है उसका फायर एलिमेंट ज्यादा डोमिनेंट है। तो हमको ये समझना है कि जीवन में वैसे तो हर ही रिलेशनशिप में, बट पर्टिकुलरली क्योंकि अभी हम शादी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पार्टनर का जो डोमिनेंट एलिमेंट है उसकी वजह से उसकी बातें, उसका एक्शन उस पे निर्भर है। यानी कि अगर एक पार्टनर एयर एलिमेंट का है तो वो तो बहुत ही शांत स्वभाव का है और ज्यादातर एक्सेप्टिंग नेचर का है, और दूसरा पार्टनर अगर फायर एलिमेंट का है तो वो बहुत ही अग्रेसिव है, वो बहुत ही इम्पल्सिव है, वो बहुत ही गुस्से वाला है। तो हमको ये समझना है कि कभी कभी हमारे पार्टनर की शायद इंटेंशन खराब नहीं होती है, बट क्योंकि वो एक लोअर एलिमेंट पे है, एक फायर एलिमेंट पे है, तो वो जो भी बात बोलते हैं वो गुस्से के साथ बोलते हैं या अग्रेसिवली बोलते हैं, तो उनकी प्यार की बात भी अग्रेसिव होती है। और हमको लगता है कि यार ये आदमी क्या बोल रहा है, मतलब इसे प्यार भी गुस्से से करता है, या इसे हम क्या कहते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए भी हर टाइम गुस्से रहते हैं, हर टाइम नाराज रहते हैं। या जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, अपनी बात बोल ही नहीं पाते। और जैसे कि अनेकों सेशनों में सर ने ये डिस्कस किया है कि बहुत सारी फीमेल्स का हमारे देश में पर्टिकुलरली थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड रहता है बचपन से, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती है, अपनी बात ही नहीं बोल पाती है। और हस्बैंड को कभी कभी बहुत इरिटेशन होती है इस बात से, क्योंकि वो एक दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट कर रही है और वो एक दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि ऐसे क्यों कर रही है, अपनी बात अगर वो कुछ चाहती है तो साफ साफ बोले। शायद हस्बैंड चाहता भी है कि वो उनकी बात एज इट इज एग्जीक्यूट कर पाए, एज इट इज पूरी कर पाए, या कहें कि कंप्लाई कर पाए। तो लेकिन क्योंकि वो फीमेल्स एक्सप्रेसिव नहीं होती, अपनी बात साफ नहीं बोल पाती, इस वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। और इसमें इंटेंशन ना तो वाइफ की खराब है ना तो हस्बैंड की खराब है, केवल उनके एलिमेंट्स में अंतर है। अब जैसे जो स्पिरिचुअली ज्यादा साधना करते हैं वो आकाश एलिमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो लोग सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे जो आप सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो जो लोग आकाशिक एलिमेंट की तरफ ज्यादा रुझान हो जाता है, जिनका इंक्लिनेशन हो जाता है, वो ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। वो समझते ज्यादा है लेकिन बोलते कम है। और अगर ऐसे किसी पर्सन का एक पार्टनर है जो कि फायर एलिमेंट का है,
तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बिकॉज उसे लगता है कि मैं कोई चीज बोल रहा हूँ और ये तो जवाब ही नहीं दे रही है, या तो ये तो जवाब ही नहीं दे रहा है। बट एक्चुअली वो दूसरा पर्सन आपको पूरी तरह से समझ पा रहा है, लेकिन क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से या और किसी वजह से अपने आकाशिक एलिमेंट को ज्यादा एक्टिवेट किए हुए है, इसलिए वो ज्यादा साइलेंस में रहना पसंद करता है या करती है, और इसलिए वो आपकी हर चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं समझता या समझती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट दैट पर्सन इज नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स यू, या इज नॉट लिसनिंग टू यू, या इज नॉट कॉग्निजेंट ऑफ योर फीलिंग्स। उन्हें आभास नहीं है आपके, आप क्या फील कर रहे हैं या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। केवल ये एक एलिमेंट्स का अंतर है। तो आज हम अपने इस ध्यान में, अपने इस प्रैक्टिकल में उन लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, जिनमें पर्टिकुलरली ये भी देखेंगे कि शायद ना दोष मेरा था ना मेरे पार्टनर का था, बस शायद हमारे एलिमेंट्स ही अलग थे। और इसीलिए छोटी सी बात बहुत बड़ी हो गई, और या मेरी बिना इंटेंशन के कही हुई बात मेरे पार्टनर को बहुत ज्यादा चुभ गई, हर्ट कर गई। तो उनसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पार्टनर्स का इंटेंशन खराब नहीं होता, लेकिन बात ऐसी निकल जाती है कि उसका कुछ का कुछ बन जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस स्लाइड में है जो कि मोस्टली हम फॉलो नहीं करते हैं, और आज हम ये प्रण लेंगे, आज के ध्यान में, आज के सेशन में हम ये संकल्प करेंगे हम सब लोग कि ये दो कीवर्ड्स, ये दो मूल बिंदु, ये दो फिलॉसफीज हमको अपने जीवन में उतारनी है। वैसे तो सभी रिलेशनशिप्स में, पर पर्टिकुलरली क्योंकि अगेन हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली मैरिज में ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस, यानी कि जब छोटी से छोटी सी चीज ऐसे हमारे पार्टनर ने की हमारे लिए, चाहे वो हमारे लिए बेड बनाना हो, हमारे लिए खाना बनाना हो, या हमारे लिए कोई गिफ्ट लाना हो, तो हमें उसका ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। हमें उसका थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है, और वो ग्रैटिट्यूड दिल से होना चाहिए, जुबान से, लिप्स से नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम द हार्ट। तो अगर मेरे पार्टनर ने मेरे लिए छोटी सी चीज की है, तो बहुत जरूरी है कि मैं उसका धन्यवाद करूं, उसको थैंक्स बोलूं, और जहां तक हो सके इसको बताऊं भी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में शायद ग्रैटिट्यूड होता है, पर क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं करते, और पर्टिकुलरली हमारे इंडियन कल्चर में दोनों तरफ से ही, क्योंकि जैसे विमेन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, अक्सर आदमियों का, मेल्स का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देते, वो खुलते नहीं है, वो अपनी बात बोलते नहीं है, बिकॉज दे फील कि अगर वो वल्नरेबल हो जाएंगे, अपनी बात बोल देंगे, तो शायद वो उतने कठोर नहीं रहेंगे, उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे। और ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन इसको हमने एक अलग से एक सेशन में डिस्कस किया था। आई थिंक टीयर्स को लेकर के एक सेशन था, आई डोंट नो अगर वो यूट्यूब पे अवेलेबल है कि नहीं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलरली फॉर मेन रोने की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है आदमियों के लिए भी रोना। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। तो आज से हम सब, चाहे हम शादी की शुरुआत में हो, चाहे हम, हमारी शादी को 40 साल हो चुके हों, ये परिवर्तन लाएंगे आज से, अभी से अपने जीवन में, कि हम अपने पार्टनर का धन्यवाद करेंगे, और जुबानी करेंगे, ओपनली करेंगे, बिना किसी डर के करेंगे, खुल के करेंगे, दिल से करेंगे। और दूसरा है फॉरगिवनेस। तो यानी कि जब जब जो जो चीजें हमें चुभी हैं, जो चीजें हमें बुरी लगी हैं, जो पार्टनर ने हमारे इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमसे कही या करी, जो हम कहीं पकड़े बैठे हैं, तो उनको आज हम फॉरगिव कर देंगे, क्षमा कर देंगे। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हमेशा एक रूटीन बनाएंगे अपने जीवन में कि बस इस रिलेशनशिप में हमें क्षमा करते जाना है। ये रिलेशनशिप, ये मैरिज हमें करुणा, कंपैशन सिखाने के लिए है। तो चाहे हमारा पार्टनर एग्रेसिव भी है, गुस्से वाला भी है, शायद वायलेंट भी हो, हमें उसको क्षमा करते जाना है, उसे फॉरगिव करते जाना है। यही
इस रिलेशनशिप से हमें सीखना है। यही स्पिरिचुअलिटी इन मैरिज है। और इसी को हमें अपने अंदर उतारना है, अपने जीवन में, अपनी कार्यशैली में, अपने एक्शंस में उसको लेकर के आना है। So I hope I have been able to convey sir's message to you all. अब टाइम हो गया है हमारे प्रैक्टिकल पार्ट का, सेशन का, ध्यान का। तो एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, आप लोग भी पी सकते हैं, और फिर उसके बाद हम ध्यान स्टार्ट करते हैं। सो तब तक के लिए प्लीज टेक and we will resume shortly. अगर आप लोग तैयार हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं। सो लेट अस स्टार्ट। एक कंफर्टेबल पोस्चर लीजिए, एक आरामदायक मुद्रा लीजिए। आप चेयर पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, कुशन पर बैठ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ध्यान को श्वास पर लेकर जाइए, सांसों पर। अपनी आंखें, अपनी आईज बंद कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए, और ध्यान को श्वास पर लेकर आइए। फील योर ब्रेथ। सांस को फील करिए, कैसे सांस अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है। सांस के इस आवागमन पर ध्यान देना है।
अपनी छाती को फूलता हुआ और फिर सिकुड़ता हुआ महसूस कीजिए। अपने ध्यान को और गहरा होने दीजिए। अपने भीतर उस करुणा को, उस प्रेम को उजागर होने दीजिए। ध्यान को अपने अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर फोकस करिए। देखिए कैसे आपकी नासिका से, नॉस्ट्रल से सांस अंदर जाकर आपकी लंग कैविटी को एक्सपैंड कर रही है, आपके फेफड़ों को फुला रही है। सांसों को गहरा होता हुआ, मन को शांत होता हुआ, विचारों को शून्य होता हुआ और अपने आत्मा को स्थिर होता हुआ महसूस कीजिए। फील दिस डिवाइन स्टिलनेस विद इन यू नाउ। अपने दिल की गहराई से अपने ही उच्चतम स्वरूप, अपने हायर सेल्फ का आवाहन करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपका हायर सेल्फ आपके सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र से कुछ फीट ऊपर है और आपके उच्चतम स्वरूप से, हायर सेल्फ से सफेद दिव्य प्रकाश नीचे की ओर आता हुआ आपके सहस्रार चक्र को भेदता हुआ आपके अनाहत चक्र तक पहुंच रहा है। सारे हीलर्स सारे हीलर्स रेकी और करुणा रेकी का आवाहन करेंगे। ध्यान को अनाहत चक्र पर रखते हुए अपने गुरु, मास्टर्स, भगवान, ईश्वर, इष्ट सबका आवाहन करेंगे। इस दिव्य ऊर्जा को, इस प्रेम को अपने भीतर बहने दीजिए। अपने अनाहत चक्र को एक्सपैंड होता हुआ, विस्तृत होता हुआ फील करिए। फील योर हार्ट चक्र एक्सपैंड मोर एंड मोर एंड मोर। सारे दिव्य सिंबल्स हमारे हार्ट चक्र पर आकर उसको हील करते हुए दिव्य प्रकाश को, अपने अनाहत चक्र को हील करता हुआ महसूस कीजिए।
अपने गुरुओं के, मास्टर्स के आशीर्वाद के साथ अब हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और अपने ध्यान को धीरे धीरे करके उस दिन पर लेकर जाएंगे जिस दिन पहली बार हमने अपने ससुराल में कदम रखा, या जिस दिन हमारी वाइफ हमारे घर आई। कैसे लोगों ने हमें ट्रीट किया, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे। जहां जहां हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला, जहां जहां हमें जज किया गया, जहां जहां हमें फोर्स किया गया रिश्ते निभाने के लिए, कस्टम्स निभाने के लिए, रीति रिवाज निभाने के लिए, उनको हील करेंगे। सारे दिव्य सिंबल्स आपके हृदय चक्र में उन सारे घावों को, उन सारे दुखों को, उन सारी नकारात्मक यादों को हील करते हुए दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा आपके अनाहत चक्र में निरंतर जाती हुई वो लोगों के टॉन्ट, आपको कमेंट देना, सब सब हील करते हैं। इस समझदारी के साथ, एक बढ़ी हुई जागरूकता के साथ कि शायद उन लोगों का एलिमेंट और हमारा एलिमेंट अलग था। शायद उन्होंने जो गलती की वो लो कॉन्शियसनेस की वजह से, क्योंकि उनकी जागरूकता इतनी विस्तृत नहीं थी, इतनी बढ़ी हुई नहीं थी। शायद इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसे बिहेव किया। उन सब यादों को, उन सब घटनाओं को हील करते हुए, अपने अनाहत चक्र से उनको निकाल कर आज डिसॉल्व करते हुए, शून्य करते हुए सिंबल्स के प्रवाह को निरंतर जारी रखिए और आगे बढ़िए अपने इस मैरिज की यात्रा में। अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ आपके एक्सपीरियंसेस जो जो पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, सबको हील करते जाइए। जब जब आपकी वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने आपको किसी चीज के लिए फोर्स किया, आपकी इच्छा के विरुद्ध करने पर आपको दबाव डाला, मजबूर किया, उन घावों को आज हील करते जाएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर को भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं थी, उनकी चेतना इतनी विस्तृत नहीं थी, इसलिए जाने अनजाने में उन्होंने भी गलती करी। पर क्योंकि आप आज बढ़ी हुई चेतना के साथ
अपने गुरुओं के आशीर्वाद के साथ आज इस ध्यान को कर रहे हैं, एक नए जीवन की ओर, एक नई मैरिज की ओर। तो आज हम उन्हें क्षमा करते जाएंगे, सारे पुराने हिसाब किताब को क्लियर करते जाएंगे। क्षमा भाव के साथ उन गलतियों के लिए अपने पार्टनर को, अपने सास ससुर को, इन लॉज को, उनके घर वालों को, सबको फॉरगिव करते हुए सिंबल्स के प्रवाह को जारी रखें। और फॉरगिव करते जाएं। जैसे जैसे आप फॉरगिव करते जाएंगे, शायद कुछ और वाक्य, कुछ और यादें सामने आती जाएंगी। उनको भी फॉरगिव करते जाना है, उनको भी क्षमा करते जाना है। शायद कुछ बातें उन्होंने आपको कही जिनसे आपको आघात हुआ, आपको चोट पहुंची, आपको दुख हुआ। कुछ बातें शायद आपने कही हो, कुछ कार्य शायद आपने ऐसे किए जो कि जाने अनजाने में किए, जिनसे आपके पार्टनर को, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को दुख हुआ। उन कार्यों के लिए उनसे क्षमा याचना करेंगे, फॉरगिवनेस मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई जिससे तुमको ठेस पहुंची, मैं उन सब के लिए क्षमा याचना करती हूँ, करता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मुझे भी स्पिरिचुअल लॉज मालूम नहीं थे, मुझे भी स्पिरिचुअल एथिक्स पता नहीं थी, मुझे भी स्पिरिचुअलिटी इन मैरिज का ज्ञान नहीं था। इस कारण मैंने भी रिएक्ट किया, इस कारण मैंने भी तुम्हें फोर्स किया, मैंने भी तुम्हें मैनिपुलेट किया। उस सब के लिए मैं आज दिल से क्षमा याचना करती हूँ, करता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. देखिए, शायद आपके भीतर भरी हुए ये घाव मानो जैसे बहते जा रहे हों, निकलते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। जो जो अपने पति के विरुद्ध, अपनी पत्नी के विरुद्ध, अपने ससुराल वालों के विरुद्ध आपने पकड़ के रखा था, आज आप उस सब को जाने दीजिए, सबको माफ कीजिए, सबको क्षमा कीजिए।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और एक बार फिर सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से हील करेंगे। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल के प्रवाह को अपने अनाहत चक्र पर महसूस कर सकते हैं। अपने हार्ट चक्रों को एक बार फिर से नियंत्रित होता, बैलेंस होता फील कर सकते हैं। और अब अपने ध्यान को लेकर जाएंगे उन सकारात्मक घटनाओं पर, यादों पर, पॉजिटिव मेमोरीज पर, जहां हमारे पार्टनर ने, हमारी वाइफ ने, हमारे हस्बैंड ने हमको सपोर्ट किया, हमारी मदद की, हमारी हेल्प करी। उसके लिए उनका धन्यवाद करना हम शायद भूल गए, शायद चूक गए, शायद हमने उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया, या शायद हमें लगा कि बोलना जरूरी नहीं है। तो आज हम दिल की गहराई से उनको थैंक्स बोलेंगे। अपने मन की आंखों में अपने पार्टनर को देखिए और दिल की गहराई से उनका धन्यवाद कीजिए उन सभी पॉजिटिव चीजों के लिए। चाहे उन्होंने आपके लिए सालों तक खाना बनाया हो, खाना परोसा हो, आपको हमेशा आयरन कपड़े प्रेस करके दिए हों, आपका, आपके परिवारजनों का, सबका ध्यान रखा हो, उन सब के लिए जिनके लिए आज तक शायद कभी आपने उनका ग्रैटिट्यूड नहीं किया, कभी थैंक्स नहीं बोला। अपनी मन की आंखों में अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को अपने सामने देखकर उनका धन्यवाद कीजिए, उनका ग्रैटिट्यूड करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सब चीजों के लिए जो इतने सालों से आपने, आपके पार्टनर ने आपके लिए की। आपके लिए आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए फाइनेंसेस अरेंज करना, फंड्स अरेंज करना, बच्चों की स्कूल फीस भरना, वो सब छोटी छोटी चीजें जो आपके स्पाउस ने आपके लिए, आपके फैमिली के लिए की। या फिर शायद अपने परिवार के प्रोग्रेस के लिए ओवर टाइम करना, ज्यादा काम करना, इसलिए ताकि पूरा परिवार एक बेटर लाइफ एंजॉय कर सके। उस सब के लिए अपने पार्टनर का धन्यवाद करिए, उसको थैंक्स बोलिए। दिल से थैंक्स बोलते हुए, ग्रैटिट्यूड करते हुए। आज इस बात का संकल्प करते हैं, हम प्रण लेते हैं कि आज के बाद अपने जीवन में, अपनी शादी में, चाहे हमारी शादी अभी नई नई हो, चाहे पुरानी हो,
और चाहे अभी होने वाली हो, हम अपने कस्टम्स, अपनी वैल्यूज, अपना रिलीजन, अपने बिलीफ सिस्टम्स अपने पार्टनर पर नहीं थोपेंगे। हम फ्रीडम में रहेंगे, अपने पार्टनर को वो करने देंगे जो उसे अच्छा लगता हो, वो रिलीजन जो उसे पसंद हो, वो कस्टम जो वो करना चाहता हो, चाहती हो। अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को ये फ्रीडम देंगे, उसे वो स्पेस देंगे जिसमें उसके क्रिएटिव टैलेंट्स पनप पाए। अपने स्पाउस को वो आजादी देंगे कि वो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर कुछ सीखना चाहता है, कहीं जाना चाहती है, तो उसको इनकरेज करेंगे, अलाउ करेंगे। हम स्पेस देंगे अपने जीवन में अपने पार्टनर को, हम फ्रीडम देंगे अपने पार्टनर को। और एक और संकल्प लेते हैं कि आज के बाद जो भी छोटी बड़ी बात हमें चुभती है, उसको पकड़ कर नहीं, बल्कि फॉरगिव कर कर आगे बढ़ेंगे। हर रोज, हर वो छोटी बड़ी बात जो हमारे पार्टनर की हमको चुभती है, हम उसको क्षमा करते जाएंगे, उसको माफ करते जाएंगे। और वो सब अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें जो हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर करता है, उसके लिए उसका धन्यवाद करते जाएंगे, उसको थैंक्स बोलते जाएंगे, उसका ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे। आज के बाद हम अपनी विवाह में, अपनी मैरिज में स्पिरिचुअलिटी के साथ चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी इन मैरिज के इस ज्ञान को अपनी जीवन की कार्यशैली में उतारेंगे। We will convert this knowledge of spiritual marriage in action, in practical, in our lives. इस संकल्प के साथ ध्यान को फिर से अपने अनाहत चक्र पर लाते हुए अपने गुरु, अपने मास्टर्स, अपने ईश्वर, अपने इष्ट सबका धन्यवाद करेंगे। आज के सत्र में जुड़े हुए हमारे सारे को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करेंगे। हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद करेंगे। स्वयं का, अपनी अंतर आत्मा का, अपनी सोल का धन्यवाद करेंगे। और आज के इस सत्र में दिल की गहराई से अपने स्पाउस का, अपने पार्टनर का धन्यवाद करेंगे। और इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को हमेशा, निरंतर, हर दिन अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। इसके साथ धीरे धीरे ध्यान को वापस शरीर पर लाते हुए
धीरे से अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाइए। ध्यान को अपने शरीर पर, अपने आसपास के तापमान पर, अपने आसपास से आती आवाजों पर लेकर आइए। पूरी तरह से वापस लौटते हुए, जब भी आपको लगे कि आप तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप ये सेशन आपके लिए मीनिंगफुल हो, फ्रूटफुल हो। सो डॉक्टर उदिशा और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के सत्र में जुड़ने के लिए। और दो ही कीवर्ड्स, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस, आज के सत्र में इन दोनों वर्ड्स को अपने साथ लेकर जाएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।